तो ये बात हमने लास्ट टाइम दोहरा दी थी कि 5 फैक्टर है। पहले तो क्या क्या है 5 फैक्टर्स के अंतर्गत, पांचों फैक्टर्स में क्रमशः क्या क्या है सीक्वेंस में। पांचों में सबसे पहले कहते हैं जी कंटेंट होता है, कहता वो क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, वो डिपेंड करता है। दूसरा सर कंटेंट के साथ साथ में आपका जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस यानी स्टूडेंट किस नेचर का, बिगिनर है या पुराना है, वो भी डिपेंड करता होता है। इसके बाद में कहते हैं सर स्टूडेंट के साथ साथ में आपका टीचर जो है उसको कुछ आता है या नहीं आता, वो भी डिपेंड करता है। टीचर के पास में सामग्री है, फैसिलिटीज है या नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। और प्रिंसिपल भी डिपेंड करते हैं कैसा प्रिंसिपल यूज करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सर डिपेंड करता है कि आपकी जो है टीचिंग कैसे होने वाली है, मेथड्स कौन से यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहां पर कंटेंट दे रखा है, प्रीवियस बैकग्राउंड यानी स्टूडेंट का हो जाएगा, फैसिलिटीज दे रखी है, और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर। चेक करते हैं हमसे ऑप्शन कितने मांगे, 3 मांगेंगे। तो टीचर मैटर करता है, बट टीचर की कौन सी चीज, फिजिकल अपीयरेंस या उसकी नॉलेज एटसेट्रा, नॉलेज। ठीक है, तो ये यहां पर दिया गया है। दीपा उप्रेती में अभी तक भी आपको इश्यू आ रहा है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है अभी तक? प्लीज साक्षी कटारिया मैम, इनका कोई इश्यू है तो रेज करिए इनको, ठीक है? ओके, आप प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में इश्यू सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर कंटेंट, प्रीवियस बैकग्राउंड और फैसिलिटीज, ये तीनों के तीनों हमारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो जाएंगे इनमें से। साइंटिफिक प्रिंसिपल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एनाटॉमी को बताया था, योगिक प्रिंसिपल बताया था, साइकोलॉजिकल बताया था, साइकोलॉजिकल, और एजुकेशनल बताया था, एजुकेशनल। और पांचवा प्रिंसिपल कौन सा होता है, फिफ्थ प्रिंसिपल कौन सा होता है बताइए? एक एनाटॉमी को, योगिक, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, और फिफ्थ जो होता है सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल। ये 5 हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं। इसी में आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी बुक से, टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिसेस। ऋषभ शाह जी, तो सिलेक्ट द करेक्ट योगा सीक्वेंस फ्रॉम द मेंशन स्टेप, है ना, गुड क्वालिटी योगा लेसन प्लान। उसके अनुसार कहते हैं क्या क्या चीजें होनी थी अच्छे लेसन प्लान के अंतर्गत। तो आप सीक्वेंस में क्या क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले जो है उसके अंतर्गत याद रखो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस और ग्रुप प्रैक्टिस, ये जो है इकट्ठे होंगे। आपको एलिमिनेट करना है, इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो प्रोसेस अपने को समझनी है कि एलिमिनेशन अपने को कैसे करना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताने वाले हो वो चीज निकाल लो, हो जाएगा उत्तर आपका। सी और डी इकट्ठे रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? ऑप्शन को देखो यहां पर, एज पर ऑप्शन सी डी डेफिनेटली इकट्ठे रहने वाले। सी डी में क्या है सर? इंडिविजुअल प्रैक्टिस के बाद में ग्रुप प्रैक्टिस आएगा ही आएगा ना, आएगा ही आएगा। ओके, इसके अलावा, इसके अलावा इसमें क्या रहेगा? रेणु अंतिम मैम, प्लीज क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट्स बता देंगे आप, सैलिएंट पॉइंट। पॉइंट्स कब बताते होते हैं कि आपने वर्बल इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। जब एनालाइज करते हैं यानी सेपरेट सेपरेट पॉइंट बताते हैं, तो उसी में सैलिएंट पॉइंट बताते होते हैं और उसी में डूज एंड डोंट बताते होते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि ए के बाद में ई आ जाएगा, डू एंड डोंट, संगमित्र सरंगी मैम। ठीक है, फिर जो है आप उसी में बेनिफिट बताते होते हैं, बेनिफिट यानी एडवांटेज, और फिर ग्रुप, सिंगल प्रैक्टिस और ग्रुप प्रैक्टिस, ऐसे ए ई बी और सी डी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सिंपल था। जो बुक में 12 स्टेप है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। हालांकि ये आगे आपको जो लेसन प्लान दिया गया लास्ट में, उनमें से भी आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं उस बेस पर भी।
तो प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको कहा गया टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिस, बुक उसी को उठा लिया, नॉन कम्पिटिटिव वर्ड दे दिया, बस इतने से ही आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व है। नॉन कम्पिटिटिव हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन होगा सर, इसी की बात होती है उस बुक में अगर वर्ड है तो। डायरेक्टेड प्रैक्टिस की बात है आउट ऑफ क्लास आवर, आउट ऑफ क्लास आवर, ऐसा है। इंडिविजुअलाइज में प्रिंसिपल है, कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, कल को पूछ लेगा इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज के ऊपर या इंडिविजुअल ये वो ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन देगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस वाले प्रिंसिपल आधारित है। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन में राइट नो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है उन विद्यार्थियों का, ठीक है। इन क्लास होता है एक तरह से, इन क्लास होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्टिविटी और फोकस होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्टिविटी की आपको सब्जेक्ट समझाया जाता है पूरी तरह से, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव होता है और इसमें विद्यार्थी के अंदर जो स्किल एंड चीजें होती है उसी का ही यूज किया जाता है, न्यू टीचिंग इसमें जनरली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें तो ध्यान से समझना इस प्रश्न को सिस्टमेटिकली। बुक को उठा रहे हैं और कहते हैं बुक के अकॉर्डिंग हमें बताना, बुक के अलावा कोई भी बात मत करना इधर उधर की ना, कोई बात आपको पता हो कोई दिक्कत नहीं है, कहते हमें बट बुक के अकॉर्डिंग ही बताना। ये इन्होंने क्लियर करके छोड़ दिया यहाँ पर हमें पहले ही, तो आप बुक के अकॉर्डिंग ही चलिएगा प्लीज ना, उसी अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो मृणालिनी मैम यहां पर अगर हम बात करें अगेन, तो ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, कंडक्ट करने वाला कौन होता है, ये टीचर की खासियत है सर, है ना, स्टूडेंट्स नहीं करता, ये टीचर होता है। गाइड सर्टेन एक्सपीरियंस, गाइड निर्देश फिर करेगा, टीचर ही कर सकता है अगर करेगा तो। डिजायरस ऑफ एडजस्टिंग विद न्यू नॉलेज, कि ऐसा विद्यार्थी जो ये कहता है कि मुझे नई नॉलेज मिले और उसके अकॉर्डिंग मैं ढल जाऊंगा, एडजस्ट कर जाऊंगा, यानी सी होता है। ये स्टूडेंट की खासियत है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। स्टिमुलेट लर्निंग, लर्निंग को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने वाला टीचर होता है कि आपकी लर्निंग बेस्ट से बेस्ट हो, इसलिए वो कुछ लॉजिक देता है। एक और स्टूडेंट्स और क्या करता है, एडजस्ट हिमसेल्फ थ्रू द एक्शन, और अपने कुछ ऐसी चीजें करेगा जिसके थ्रू वो अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। स्टूडेंट की खासियत है सी और ई, ये इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और ई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट में जो बाकी चीजें बताई है ना तीनों, ये टीचर की है, कल को सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ स्टूडेंट की जगह क्या लिखा होगा, टीचर लिखा होगा, टीचर लिखा हुआ, तो टीचर के अकॉर्डिंग आपको ये 3 ऑप्शन चूज करने पड़ जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है चंद्रकांता में। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा और इसको करिएगा। अकॉर्डिंग टू बुक टीचिंग मेथड फॉर योगा प्रैक्टिसेस, करेक्ट सीक्वेंस कहते हैं लेसन प्लान की क्या है ये बता दो, है ना, बुक के अकॉर्डिंग आगे। तो सबसे पहले लेसन में एटमॉस्फेयर सेट करते हैं, बिल्कुल 12 स्टेप्स को एज इट इज बता दिया। फिर इंट्रोडक्शन देते हैं, हाँ जी, कौन सा होता है, वर्बल होता है। फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स को एनालाइज का होता है, ऑप्शन एनालाइज वाला इन्होंने काट दिया पार्टीशन में, जिसमें पार्टीशन करके सैलिएंट पॉइंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डूज एंड डोंट बताते हैं, ठीक है, वो इन्होंने कट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम दे दिया, सब बच्चे करो। फिर ग्रुप प्रैक्टिस टाइम, ठीक है, एक साथ करने का अभ्यास। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई, ये 5 की सीक्वेंस बन जाएगी अपनी। एम आई राइट सर? ओके, प्रीति धनोपिया मैम, क्लियर है अपने को, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, यहां पर 12 स्टेप्स है ना, उन्हीं को एज इट इज बोल लिया आपने को, कुछ नया नहीं दिया यहां। अब आजकल कहता टीचिंग एजुकेशन सिस्टम है, उसमें किस पर फोकस किया जा रहा है वर्तमान में, कौन सी चीज पर फोकस करते हैं? और डेफिनेटली बुक का नाम नहीं लिखा है, बट आपको बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, सारे प्रश्न आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, इस बुक के अनुसार ही हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड तो ये ओल्ड मेथड माना जाता है, ट्रेडिशनल माना जाता है, पुराना, ठीक है, परंपरागत। स्टूडेंट सेंटर्ड जो है आज का है सर, वर्तमान स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार अपने को पढ़ाना है। ये 2 ही मेथड होते हैं, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ये 2 ही होते थे, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें,
नॉर्मली पेपर 1 के हिसाब से बता दूं, हालांकि पेपर 1 आप नहीं पढ़ रहे, पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 1 के हिसाब से आपको ये कहा जाए कि कौन सी इनमें से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की खासियत क्या होगी? स्टूडेंट सेंटर्ड में बच्चे एक्टिव होंगे। अब एक्टिव का मतलब क्या है? कि वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने वाले हैं, कम्युनिकेट, या उनका रोल होगा लर्निंग में, लर्निंग में उनका रोल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एक है लेक्चर मेथड, लेक्चर, एक है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, स्टूडेंट वहां पर एक्टिव है। और ये लेक्चर वाले में टीचर एक्टिव है, टीचर ही बोल रहा है, सब कुछ स्टूडेंट सुन रहा है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट सेंटर नहीं है लेक्चर। ग्रुप डिस्कशन की बात करूं, जीडी, जीडी क्या है? ग्रुप डिस्कशन भी सर स्टूडेंट सेंटर है, क्योंकि वहां पर बच्चा खुद कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से आपस में, और इस तरीके से ही वो सीख जाता होता है ना, ग्रुप डिस्कशन। या प्रोजेक्ट मेथड की बात करूं, प्रोजेक्ट मेथड, तो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएंगे। ऐसे कि मतलब स्टूडेंट को एंगेज रखो, आप स्टूडेंट को प्रॉब्लम दोगे, प्रॉब्लम से स्टूडेंट अपने आप सीख जाता होता है। आगे बात करें इसी में नेक्स्ट पर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। अच्छे टीचर की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, बढ़िया टीचर की खासियत नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? पवन विद्यार्थी साहब, ओके। अच्छे टीचर की खासियत नहीं है इस रूप में पूछा गया, हाँ में नहीं पूछा गया, थोड़ा गलत मत कर देना इस चीज को। तो जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करेगा वो अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ में, या बढ़िया से लेक्चर देगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव बातें बता रहा हूं मैं। यानी मेरा ए उत्तर नहीं होगा, मुझसे नोट पूछा गया ए उत्तर नहीं होगा, ए को काट दो, जहां भी ए दे रखा है ना आपको नीचे, ये ए दे रखा है, काट दो। ओके, इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन टॉपिक, टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो हाँ डेफिनेटली ये बैड टीचर हो गया। ठीक है, बी उत्तर होना ही चाहिए, बी जहां नहीं है उसको काट दो, हो गया सर, उत्तर ही मिल गया मुझे, बी उत्तर जानी है वो काट दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी मेरा राइट उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार इनएबिलिटी, इंटरेस्टेड इन शेयरिंग इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस विद अदर, अपना इंटरेस्ट या अपना एक्सपीरियंस जो है दूसरों के साथ शेयर करता है, वो विद्यार्थी के साथ शेयर करने के लिए तैयार रहता है, गुड टीचर की खासियत है सी। इनएबिलिटी टू सेट अ गुड एग्जांपल थ्रू लाइफस्टाइल एंड कंडक्ट, है ना, कि उसका जीवन जो है ना, सपोज करो उस खुद उसको योग आदि आता नहीं है, बट वो स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम सातवीं करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे, तो वो एक बैड टीचर की, मतलब गुड टीचर की खासियत नहीं होगी, बैड टीचर के सेंस में आ जाएगा। सेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल भी रिस्पॉन्सिबल होगा टीचर अगर स्टूडेंट्स के प्रति, तो ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, ये अच्छा हो जाएगा, ई भी अच्छा है और सी भी अच्छा, कल को ये गुड टीचर के रूप में बदलने वाले आए प्रश्न, ये ध्यान रखना। ठीक है, ए सी ई ये अच्छी बातों में आ गई, ये तीनों की तीनों। आगे करें नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। और एग्जाम देते टाइम विद्यार्थीगण प्लीज ध्यान रखें, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता कि सर इंग्लिश आता है या हिंदी आता है, आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, मास्टर के स्टूडेंट है। बाद में आकर के ये मत कहना मुझे कि सर वहां पर प्रीति दानोपिया में, मुझे आपसे पता नहीं क्यों ऐसी सेंस आ रही है कि आप ऐसा गलत करेंगे, है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है ना, ध्यान रखना। ठीक है, कि वहां पर क्वेश्चन एक एक आपको टिक करना है, बाद में ये मत कहना कि सर, है ना, आकर के जोश जोश में साक्षी कटा रही है मैम, बहुत सारे विद्यार्थी ना क्वेश्चन करके आते हैं, एकदम से जोश जोश में मुझे कहेंगे सर सर इस बार पैराग्राफ ही नहीं आया, है ना, इस बार पैराग्राफ ही नहीं आया, फिर बाद में उनको पता नहीं कहां से पता लगता है कि पैराग्राफ आया था, फिर कहते हैं सर मेरा छूट गया गलती से, मुझे दिखाई नहीं, मेरे वाले में नहीं था। सबके वाले में सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी को दिखे ना दिखे आपकी मिस्टेक है वो, है ना, कि सॉफ्टवेयर बेकार था, यूजीसी ने गलती की है, सारी गलती आपकी अगर आप 150 क्वेश्चन टिक नहीं कर पा रहे हैं, ए टू जेड सारी गलती आपकी मानी जाएगी इसमें, चाहे यूजीसी ने पेपर कैंसिल कर देना तो भी आपकी गलती है, इतना मान के चलना, आप कोई भी गलती उस पर डाल ही नहीं सकते किसी और पर। प्लीज विद्यार्थीगण सारे क्वेश्चन करने हैं और अच्छे से। एडिशनल प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड योगा एक्सरसाइज आफ्टर क्लास टाइम इंक्रीजेस स्टूडेंट स्किल एंड परफॉर्मेंस, स्किल और परफॉर्मेंस बढ़ा देगी। ठीक है, बाय गिविंग देम वर्कलोड, वर्कलोड दे दो, अपने आप उनकी बढ़ जाएगी स्किल, है ना, घर पर काम दे दो। तो प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, बिल्कुल। सैम्पलिंग सिस्टम ये कोई है ही नहीं, ठीक है, सैम्पलिंग सिस्टम नाम की कोई चीज है ही नहीं कहीं। ओके, गाइडेड प्रैक्टिस मेथड, रिस्पॉन्स सिस्टम टू इंस्ट्रक्शन, रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन होता है, ये भी नहीं है सर घर पर करने के लिए। प्रोजेक्ट सिस्टम घर पर करने के लिए गाइडेड होते हैं, बट प्रोजेक्ट में टाइम कम की बात की गई थी,
होता जरूर है वो घर पर करने के लिए। इसमें अगर बात करो आफ्टर क्लास आवर करें और जिससे स्किल एंड परफॉर्मेंस बढ़े, ठीक है, ये तो केवल और केवल डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड में था, जिसकी हिंदी में लिखा है निर्देश अभ्यास प्रणाली और इंग्लिश को गाइडेड कर दिया। ध्यान रखना, ये इतनी सी एरर लेके चलनी पड़ी। आप ये नहीं कहते सर बुक में तो ना डायरेक्टेड लिख रखा था, गाइडेड आ गया तो इसलिए मैंने गलत कर दिया, है ना, समझ के चलना पड़ेगा। यही है सर, प्रोजेक्ट में कहीं लिखा ही था आफ्टर क्लास आवर वाली बात, ये इसी में लिखी हुई थी। तो बुकिश होके चलना है आपको पूरा का पूरा। कुछ क्वेश्चन आपके बुकिश चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस के चलेंगे। हालांकि होते सारे ही बुकिश है, कहीं ना कहीं किसी बुक में लिखा होता है सब कुछ, बट अगर हम इस तरीके से पढ़ते कंटेंट को, हमारी कॉमन सेंस डेवलप हो जाए तो फिर हमें जो है बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। 70 क्वेश्चन ये समझ लेना टोटल कॉमन सेंस के होंगे, कॉमन सेंस के होंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स अ टीचर इन अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टीचिंग मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव। कंपल्सरी टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव है उनको समझने में मदद मिलती है। ऐसे कौन से हैं, ठीक है, ऐसे कौन से हैं, बताओ जी। Which of the following process helps a teacher in understanding necessary teaching method and objective? टीचिंग मेथड और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य दोनों, ये बात हो रही है यहां पर, ध्यान समझो। लेसन प्लान में ये बात होती है नहीं होती है, ठीक है। टीचिंग मेथड कौन सा है वो भी बताएंगे हम उसमें, और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने के वो भी हम उसमें बता रहे होते हैं। लेसन प्लान होना चाहिए उत्तर या नहीं होना चाहिए। योगा विद चंद्रकांता चुलेट मैम, प्रश्न स्क्रीन पर दिख नहीं रहा क्या आपको? चंद्रकांता मैम, टीचिंग एड्स क्या है? देखो टीचिंग एड में मेरा पेन है, मेरा पेन मुझे डिसाइड करवा रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लास का उद्देश्य क्या होगा, ये मेरा बता रहा है क्या? चंद्रकांता चुलेट मैम, हाँ ना में जवाब दो कुछ। ये सही है क्वेश्चन क्या? आपने जो उत्तर दिया वही सही है क्या, या मैं गलत पढ़ा रहा हूं? मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए, हो सकता है मैं भी गलत हूं। पेन जो है मेरा ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टीचिंग मेथड्स। ब्लैक बोर्ड मेरा डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरा उद्देश्य क्या है या टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। माइक मेरा डिफाइन नहीं कर सकता, नेसेसरी नहीं है टीचिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। टीचिंग एड्स में वो आते होते हैं कॉपी पेन आदि, ठीक है। टीचिंग मेथड सोर्सेज इसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये तो जानबूझ के। क्लासरूम मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव और मेथड से लेना देना नहीं है, होना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट उसका पार्ट, बट वो नहीं है। लेसन प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समझ गए बात को? समझ में आई या नहीं आई? आपको समझ नहीं आता चंद्रकांता मैम? ओके, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। लेसन प्लान में क्या था सर? पूर्व, प्री स्टेज जो होती है, प्री टीचिंग, है ना, क्लासरूम से पहले, प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता होता है ये, टीचिंग से पहले। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस बार जो आया था वो क्वेश्चन है ये, इस बार जो आया 4 सितंबर को। और आप लोगों को मैं बता देता हूं चंद्रकांता मैम, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, पीवाईक्यूज इस ईयर के अपलोड हो चुके हैं लगभग 1 से 5 आ गए हैं, और बाकी के पार्ट भी धीरे धीरे आ रहे हैं, 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे सारे सारे। आप पीवाईक्यूज को देख लीजिएगा, और पीवाईक्यूज मेरे अकॉर्डिंग जब देखते हो तो मैं शायद 10 क्वेश्चन को 30 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ या 20 मिनट में। मुझे वीडियो को छोटा रखना पड़ता है, अगर मैंने वो 5-5 घंटों की बना दी फिर वो कोई मतलब व्यर्थ हो जाए ना, वो कोई देखेगा थोड़ी उसने को। तो पीवाईक्यूज में मैं लिमिटेड बोलता हूँ, जितना ही बोलता हूँ ना। आप लोग अपनी तरफ से जब आप चर्चा करते हो तो क्वेश्चन को रोक करके और पूरा उसमें जाए, तह तक खोजे कि और क्या बातें हो सकती है, नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर क्या पूछेगा। ये आपका दिमाग काम करना चाहिए साक्षी कटारिया मैम। मुझे वीडियो के टाइम को शॉर्ट रखने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ, कुछ को कम करता हूँ, ठीक है। तो आपको मैनेज करना है, वो देख लेना पीवाईक्यूज, हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, नो डाउट, उसके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन की गारंटी है आने की, ठीक है। एप्लीकेशन पर आ गई है। चेतना सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है, इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये किसने कहा है? डेविड फ्राउले ने, डेविड फ्राउले ने कहा है सर। ये बुक में आपके मेंशन है और आपकी पीपीटी में मेंशन है, ठीक है। ओके, इसमें एक और है हमारी भारतीय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। उन्होंने भी एक बात बोली थी, क्या बोला था? कहते जी ये जो है चेतना है भगवान का दूसरा रूप है, ऐसा बोला साक्षी कटारिया मैम, ठीक है। एक किसी ने और बात बोली थी, एक और बात बोली थी, वो आचार्य वो कौन है? उन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है।
चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है, ये दोनों एक ही सिक्के के जैसे मानो दो पहलू हों, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। ऐसा कथन किसने कहा था? लक्ष्मी पटेल मैम बता सकते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, या निरंजनानंद सरस्वती जी ने, या कोई भी आपके जो चहेते आचार्य होंगे उनमें से चूज कर लो कोई भी। ठीक है, रश्मि माते मैम कहीं पढ़ा हो तो ही उत्तर देना ना, ठीक है, तो ही उत्तर देना। साक्षी कटारिया मैम आप तो बिना पढ़े भी उत्तर दे देते होते हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बताओ, क्योंकि पढ़ना ही होता आपको। ठीक है, हर चीज को आप छोटा मान करके चलते हैं, बहुत सारी चीजों को आप स्किप कर देते हैं कि ये मेरे काम की नहीं है, जैसे छोड़ देती हूँ इसको, है ना, ऐसा लेके चलते होते आप। और आपने अभी 4 से 5 दिन पहले पढ़ा है, जब मैं यूनिट 9 आपको पढ़ा रहा था, पहली ही क्लास ह्यूमन कॉन्शियसनेस के नाम से थी, पहली क्लास। ठीक है, रिच आर्या मैम, ये बात है ना एनी बेसेंट नहीं कही थी, चेतना भगवान है वो वाली बात एनी बेसेंट ने नहीं कही। ठीक है वो वाली बात नहीं कही, वो किसी ने कही नहीं, चेतना भगवान है ये कौन कहेगा, ठीक है, किसी ने नहीं कही। ये जो है चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है, ये एनी बेसेंट ने ही की थी। तो आप लोगों को मैं चेक कर रहा हूं बस जस्ट, ठीक है, आप लोगों की चेकिंग चल रही है कि आपको पता है या नहीं है पता है। ठीक है, कुछ भी करते, कुछ भी नहीं बोल सकते आप, कंफर्म होकर के चलिए। बहुत सारे विद्यार्थी साक्षी कटारिया में क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, सर ऑप्शन बता दो तो हम क्लियर कर देंगे आपका उत्तर ना, यहां से ऑप्शन बेस्ड तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम में ऑप्शन मिलते जुलते आ जाते हैं, 19-21 का अंतर कुछ नहीं कर पाते थे। यहां पर जो तैयारी करोगे ना पवन विद्यार्थी जी, वो इतनी सटीक होनी चाहिए कि आपको गारंटी है। जैसे मैं ये कहूं, महर्षि पतंजलि ने 7 वृत्तियां बताई है पहले अध्याय में, बताओ 7 कौन कौन सी है ना। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो क्या साक्षी कटारिया में, बताओ, साक्षी कटारिया में कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? 7 होती है साक्षी कटारिया में, आपको 5 का ही पता है 7 होती है। मैं कितना भी 7 कर लूं, कह दूं यहां पर, आप 5 पर अटक जाओगे, आप मेरे को रेफरेंस देने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रिस्टल क्लियर स्टडी की है, स्टडी वो है असल में। ठीक है, तो वहां पर मेरे को बार बार ये कोई नहीं कहता सर आप ना मुझे कंफ्यूज करते हो, ऐसा कोई कह देगा कि मुझे उसमें, नहीं कहेगा, क्योंकि ये एनी बेसेंट वाला आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ा और स्किप करके आगे चले गए। ठीक है, तो फिर आरोप लगाते हो सर आप कंफ्यूज करते हैं हर बात में ना, यही बचेगा फिर कहने को। तो मैं कंफ्यूज नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप टारगेट होकर स्पेसिफिक टू द पॉइंट चलिए, एग्जाम में ऑप्शन आएंगे वहां देखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के बेस पर एलिमिनेशन तभी काम का है जब आपकी तैयारी टू द पॉइंट है, 50% सिलेबस की आप टू द पॉइंट स्टडी कर लेते हो, तो बाकी का 50% एलिमिनेशन में यूज हो जाता है आराम से, ऐसे पानी की तरह मक्खन की तरह काम करता है। अगर कोई है ही नहीं तैयार तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये इनके चेतना के सभी के इनके विचार हैं, ये आपको यूनिट 9 में स्लाइड पर मिल जाएगा। डेविड फ्राउले, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द यूनिवर्स, देयर इज नो लिमिट इन इट्स डेप्थ एंड ग्रेप्थ, इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है। सेम एनी बेसेंट अगली बोल रही है, एनी बेसेंट ने कहा चेतना और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू है, मतलब सिक्के के दो पहलू लगा लो, बिना चेतना के जीवन नहीं, जीवन के बिना चेतना नहीं, दोनों ही नहीं है, यूजलेस है कहते हैं एक दूसरे के बिना। कॉन्शियसनेस एंड लाइफ आर आइडेंटिकल, टू नेम्स, आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे के समानार्थी है, डिट्टो ही है। ठीक है, वन थिंग, एक जो है दूसरे से संबंधित है और दूसरे से पहली संबंधित है, बिना एक दूसरे के कोई नहीं है, ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने कहा। ठीक है, डेविड फ्राउले ने आयुर्वेदा एंड द माइंड इस बुक में बोला, एनी बेसेंट वाली ये स्टडी इन कॉन्शियसनेस इसमें कहा। ठीक है, एक रोजर पेनरोज है, वो उन्होंने कहा कि चेतना, मैं तो अवेयरनेस बोलूंगा कि मान लो जागरूक है ना आप, समझ लो कि आप चेतन है, ऐसा बोलते हैं ना कि कोई बेहोश हो जाए तो हम उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस हो गया, तो कॉन्शियस का मतलब कि वो होश में है तो वो कॉन्शियस है। तो इन्होंने रोजर पेनरोज ने बिल्कुल बदल दिया, अवेयरनेस के इक्वल बता दिया, चेतना क्या है? अवेयरनेस के इक्वल। ठीक है, तो कोई ये ना बोले अब इस चीज को देख रहे, इस पीपीटी को देख लिया और अब है ना बच्चे अनुमान करने लग जाएंगे यहाँ पर अंजुमन कि सर इस बार तो ना रोजर पेनरोज पक्का आएगा, इसको पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो, इसको पकड़ लो बस, इतना कहने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हो सकता है शायद इसी जनवरी में आ जाए, हो सकता है दिसंबर में आए या नेक्स्ट दिसंबर में आए। ठीक है, आएगा जरूर पर कॉन्शियसनेस से। ठीक है, ध्यान रखना, और इसके साथ साथ में बाकी काम भी करो। अब कॉन्शियसनेस के दो कार्य हैं, ये बताओ ये कौन बताएगा मुझे? कॉन्शियसनेस के 2 फंक्शन है, फंक्शन, एक है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, दूसरा है कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। मॉनिटर मतलब संचालन करना, एक तरह से कंट्रोल में नियंत्रण करना, किस अंग को कितना एक्सेस देना है किसी काम को करने, इंटेस्टाइन को कितना देना है, माइंड को कितना देना है, वगैरह वगैरह, ये 2 फंक्शन होते होते इसके। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा सर आपके सामने प्रश्न। कैवल्य धाम ने कहते लेसन प्लान डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बता दो क्या क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे? बिगिनिंग ऑफ लेसन,
लेसन की शुरुआत करेंगे डेफिनेटली ए, फिर एक्टिविटी करवाएंगे कोई भी, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन के रूप में, बी वर्बल इंट्रोडक्शन देंगे, सी उसके बाद में वर्बल के बाद में आप क्या देते हैं, डेमो देते होते हैं, उसमें एनालाइज आदि करते होते हैं, और एनालिसिस के टाइम में भी उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप इंट्रोड्यूस करते होते हैं और फिर पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते होते हैं, यानी डेमो स्ट्रेट डी। और ई में आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराते पहले और फिर ग्रुप में प्रैक्टिस करवाते होते सामूहिक कलेक्टिव, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ये सारा का साथ दिया गया, ए बी सी डी ई ही सीक्वेंस में ही है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सीक्वेंस में है, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ लक्ष्मी पटेल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, अच्छा प्रश्न है, सोच विचार वाला है, गहरी सोच विचार वाला है प्रश्न है, देखो इसको करो। ओके, तो यहां पर प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू वर्क्स, ठीक है, एडजस्टमेंट करना थ्रू वर्क, वर्क के थ्रू एडजस्टमेंट करेगा, कौन करेगा सर, लगता है स्टूडेंट करेगा, है ना, ओके, ऐसा लगता है तो आगे बढ़ो। प्रोसेस रिगार्डिंग मेथड, मेथड से संबंधित प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें टीचिंग, टीचिंग मेथड ही तो वर्ड यूज करता है, लर्निंग मेथड वर्ड नहीं है प्रॉपर कहीं, है ना, टीचिंग मेथड जरूर है। डायरेक्टिंग प्रोसेस, डायरेक्शंस देना, डायरेक्शंस, डायरेक्टिंग प्रोसेस, अब इसमें अगेन टीचर आ सकता है, टीचिंग आ सकती होती है। एडजस्ट इटसेल्फ थ्रू वर्क, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करता होता है, ठीक है, वर्क से, ये बदल गया। अब कौन सा होगा सर, इसमें अगर बात की जाए तो अब जो है आपको अलग से देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, अब अलग से देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर आपके सामने दो चीज थी, एक प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है, प्रोसेस में या तो टीचिंग होगी या लर्निंग होगी, ये दो ही हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करता है जो प्रोसेस को, वो कौन होगा, वो टीचर होता है, ठीक है, ऐसे एनालाइज करो। एलिमिनेट करने का तरीका मैं बता रहा हूं यहां पर रश्मियात में, ध्यान दो, दो में प्रोसेस है, कल कोई शब्द बदल जाए, प्रोसेस है, प्रोसेस वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, मैं काम कर रहा हूं, आईएनजी, है ना, V4, तो ये या तो टीचिंग होगा या लर्निंग होगा, बात ही खत्म सर। ए का या तो 2 करो या 4 करो, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेम बी के लिए 2 करो या 4 करो, बी का 2 या 4, ओके, दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। एडजस्टमेंट वाली बात होती है वो लर्निंग की होती है, क्लियर क्लियर पता है अपने को, लर्निंग की ही होती है। और प्रोसेस की जो रिगार्डिंग मेथड, ठीक है, मेथड वाली बात होती है वो डेफिनेटली टीचिंग से ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो गया सर। बी का 2 ही होगा, ए का 4 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, तो काटो सर बाकी सबको, बी का 2 ए का 4 ना है तो काट दो, काट दिया सर, ठीक है। आगे बढ़ते इसी में, आप देखो नेक्स्ट क्या कहा है, डायरेक्टिंग प्रोसेस, टीचिंग की प्रोसेस को डायरेक्ट करने वाला कौन होता है, टीचर होता है सर, विदाउट एनी डाउट। और जो एडजस्ट करता है अपने आप को, वो वाला बंदा कौन होता है, जो एडजस्ट करने वाला होता है इटसेल्फ, स्टूडेंट होता है। डी का 3 होगा, सी का 1 होगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन सा उत्तर निकल के आ रहा है आपके सामने, बताओ मुझे। लक्ष्मी पटेल में, रंजना, रश्मि माते में, प्रश्न समझ में आ गया क्या आपको, है ना, एलिमिनेशन जरूरी है सर, आप हर क्वेश्चन को क्लियर नहीं करवा, पढ़ भी लोगे उसके बावजूद गलत हो जाता है, अभी सबने गलत कर दिया लगभग, ठीक है, अभी ठीक हो गया, लक्ष्मी पटेल मैम समझ में आया प्रश्न क्या, ठीक है, ओके, इतने से अपना क्लियर हो जाता है सर, ठीक है। जैसे मैंने, मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, बट मैंने क्या किया इसमें, प्रोसेस वर्ड देखा और आईएनजी देख लिया, ये इनके लिए यूज होगा, और उनमें से भी इतना पता है कि डायरेक्शंस होता है, प्रोसेस मेथड वाला वर्ड है वो टीचिंग का है, और एडजस्टमेंट लर्निंग के लिए है, हो गया डन। रंजना शर्मा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि विशेष, एलिमिनेशन यूज करना सीख लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, लिखा क्या है आपने, इसको ढंग से लिखिए ना, जो भी लिख रहे हैं, ओके। आगे करूं नेक्स्ट प्रश्न, तो यहां पर हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए, अभी हम जो है आगे नेक्स्ट, जैसा कि हमने कहा कि अभी हम PYQs करेंगे, यूनिट 1 से स्टार्ट होंगे अभी, है ना, यूनिट 1 के PYQs करेंगे सारे के सारे, ओके। तो हम शुरू से कर रहे हैं सीक्वेंस में,
नेक्स्ट, डायरेक्ट बोलते हैं एग्जामिनर, बट किसी बच्चे को जब नहीं आता ना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, बच्चे को आता है तो वो ये कहेगा सर एग्जामिनर ने बहुत अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। नहीं आता ना तो बच्चे का एक ही जवाब होता है, सर ये एग्जामिनर घुमाता बहुत है सर, है ना, इतना क्यों घुमाते एग्जामिनर हमें, है ना, तुम पहले से घूमे हुए हो, है ना, और घुमाने की क्या जरूरत है तुम्हें, पहले से घूमे हुए हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो फिर समझ नहीं है तो घूमे हुए हो। डायरेक्ट पूछा, एग्जामिनर ने जैसा पूछना था वैसा ही पूछा, एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चन पूछा था। पढ़ लो। योग शब्द, सर ये बच्चे बच्चे को पता है, युज धातु से, युज धातु, युज धातु में वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग बता दो अब, मेरे लालनी में युज धातु का मीनिंग बताओ, वर्ड मीनिंग क्या क्या होता है, युज का मतलब जोड़ना होता है, ओके ये तो पता है सर। युज संयमने सुना है, संयमने, युज संयमने, इनमें से कौन कौन सी व्युत्पत्ति है जो होती है नहीं होती है, ये ऐसी व्युत्पत्ति और होती है युज वाली, युज वाली और कहानी होते हैं, युज समाधो होता है, युज समाधो होता है, और क्या होता है, युज समाधो, युजिर योगे, युजिर योगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक दो और दे देगा कि बताओ ये होता है या नहीं होता है ना, एक दो और दे देगा, कर देगा। युज्यते एतद इति योग है, युज्यते अनेन इति योग है, युज्यते तस्मिन इति योग है, ऐसे करके ये व्युत्पत्तियां होती है, व्युत्पत्ति मतलब जिनसे शब्द की उत्पत्ति होती है, योग शब्द की संस्कृत में तरीका होता है उत्पन्न करने शब्दों को बनाने का, ठीक है, उसको बोलते होते हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार है, पाणिनि के अनुसार है, पतंजलि नहीं है, पाणिनि के अनुसार, क्योंकि पाणिनि ही अष्टाध्यायी यानी व्याकरण के रचनाकार है, उनके अकॉर्डिंग है, ओके। एक व्यक्ति, कोई विशेष आचार्य थे, उन्होंने योग के लिए वर्ड यूज किया समाधि, योग है समाधि, क्या कहा, योग समाधि, योग ही समाधि है, ये कहने वाले कौन थे, ये महर्षि व्यास, है ना, जिन्होंने व्यास भाष्य किया, किस पर किया, योग सूत्र पर, सबसे प्राचीन भाष्य योग सूत्र का यही है, व्यास भाष्य, ठीक है, ओके सर, डन। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन के आचार्य त्रय कौन से हैं, कोई आचार्य हैं वेदांत दर्शन में, वे कौन हैं, सबसे, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं एक्स्ट्रा बात कर लेता हूं। वेदांत शब्द वेद प्लस अंत से बना है, यानी वेदों के अंतिम भाग पर जो आधारित है, वेदों का अंतिम भाग कौन होता है, उपनिषद, उपनिषद को वेदांत कहने का कारण क्या है, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति सर इस तरीके से होती है, संहिता होते हैं पहले, संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर आरण्यक होते हैं, और लास्ट में उपनिषद होते हैं, इस तरीके से चार हो गए ये सर, ठीक है, चार हो गए। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहलाते हैं, वेदांत कहलाते हैं, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहलाते हैं, वेदों के अंतिम भाग, ठीक है, वेदांत, ओके। अब वेदांत दर्शन जो है वेदों के उपनिषद को इंक्लूड करता है, तो इंक्लूड करने के कारण तीन चीजें यूज करता है, उपनिषद को भी यूज किया, साथ में गीता, और साथ में इनका एक मुख्य ग्रंथ लिखा हुआ है जो मेन सार है इनका, ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को फिर इंक्लूड करके हमने एक टर्म और दे रखी है, क्या, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, यानी प्रस्थान त्रयी से संबंधित कौन सा दर्शन हुआ, वेदांत दर्शन, पूरा पूरा, ब्रह्म सूत्र नहीं, ब्रह्म सूत्र तो एक ग्रंथ का नाम है, वो दर्शन नहीं है, ब्रह्म दर्शन वर्ड यूज मत करना, ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ का नाम है, इनका मूल, फिर इसमें गीता की फिलोसफी यूज की, उपनिषद की यूज की, तो इन तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी यूज किया, ठीक है। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के आचार्य नारद भक्ति वाले हैं, भक्ति वाले, बाकी आचार्य त्रय पूछा तो तीनों ही हो गए, 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर हो गया। अब इनके दर्शन की बात करते हैं, अंदर ही अंदर ये अपनी अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं, आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य जी है जो है वो अद्वैत वेदांत के समर्थक हो जाते होते हैं। रामानुजाचार्य किसके समर्थन होते हैं, रामानुजाचार्य विशिष्ट, विशिष्ट द्वैत, अब मुझे बताओ विशिष्ट अद्वैत है या विशिष्ट द्वैत है इनका, रामानुजाचार्य का, कल को प्रश्न आ गया ऐसे, विशिष्ट द्वैत या विशिष्ट अद्वैत, बताओ क्या है इनका, ठीक है, ओके। तो मृणालिनी मैम, आपको मैं बता देता हूं फिर से, लक्ष्मी पटेल मैम को तो कुछ याद नहीं है क्योंकि इनके एग्जाम चले थे तो ये सब भूले बैठे हैं, संधि हो जाते हैं, विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है ना, संधि थी तो अलग अलग करते, ए है ये यहां लगाओ, विशिष्ट अद्वैत है इनका, कि विशेष रूप वाला अद्वैत, विशेष द्वैत नहीं, विशेष अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, ये वर्ड याद रख लेना अच्छे से,
गलती मत करना, ठीक है? नहीं तो सभी द्वैत द्वैत यूज करके रखो। अद्वैत है, पढ़ लेना वहां पर जाके, आ लगा और टै के पीछे आ, स्वर संधि हुई है यहाँ पर। मध्वाचार्य जी है फिर आगे, मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं, इनका सिद्धांत कौन सा है मध्वाचार्य जी का? इनका क्या है? द्वैत, इनका द्वैत है, ठीक है? द्वैताद्वैत किसका है? द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य जी का, निम्बार्काचार्य जी का द्वैता अद्वैत। इसके अलावा बहुत सारे आचार्य हैं, जितने नाम लेना चाहो उतने ले सकते हो, रट लो, ठीक है? मेन ये 4-5 ही है जिनका जो है मेन मेन रोल होता है, इन्हीं से अपना क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है? ओके, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आगे, ये रहा। प्रस्थानत्रयी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति का मार्ग दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है। प्रस्थानत्रयी में गीता उपनिषद आदि हो गए, ठीक है? ये 3 प्रमाणिक सूत्र हैं क्या प्रस्थानत्रयी में? वेदांत दर्शन की भी आधारशिला है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, ए पूरी तरह से सर उसी को डिफाइन किया जो ऊपर था, ठीक है? ओके, अब यहां पर रंजना जोशी मैम, कुछ विद्यार्थी कहते सर हमें व्याख्या का नहीं पता लगता, इसके लिए क्या नोट रखना है आप लोगों को? जैसे इसमें प्रस्थानत्रयी ऊपर यूज किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्या दोनों? देखो मोस्टली रूल बताए तो, बाकी तो आपकी कॉमन सेंस ही होती है, ठीक है? प्रस्थानत्रयी है, बिल्कुल है। ओके, मोक्ष की बात करती है, उपनिषद वगैरह में होते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान आदि की बात, जिससे कहते हैं छुटकारा मिल जाता है दुखों से, बिल्कुल यही तो शास्त्र है सर, ठीक है? प्रस्थानत्रयी नीचे इसी को एक्सप्लेन किया गया, देखो प्रस्थानत्रयी को, हाँ जी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन्हीं के बारे में बताया है। और प्रस्थानत्रयी वेदांत दर्शन से संबंधित है सर, कहते हैं वेदांत दर्शन के 3 प्रमाणिक स्रोत के रूप में है सर, 101% है सर। तो हमारा क्या होगा, ए और आर दोनों लाइनें सही है, और आर को एक्सप्लेन ही किया एक तरह से नीचे, है ना, उसी की सेंस में बात की है जो ऊपर थी वो, तो व्याख्या भी सही हो जाएगी। उसके अगर ये कहता नहीं है प्रमाणिक स्रोत तो रोंग हो जाता, तो सही होना ही नहीं था। अभी इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन, वेद कहते उपखंड आदि है इनके, और इनको अरेंज कर दो सिस्टमेटिकली। कैसे करोगे? वेदों के सिस्टम को कहते हैं अरेंज कर दो, इनको ना सिस्टमेटिकली बता दो। आप कैसे बताओगे? सबसे पहले वेद कितने? 4 हैं। अगेन मैं एक और बात करता हूं, डॉक्टर सुनील शर्मा जी, पता नहीं आपने कहां से पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, ठीक है, कि जी सबसे पहले ना सामवेद आता है। होते होंगे बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है, या कहीं बुक्स में लिखा है कि सामवेद पहला है, ये पहला पहला, परंतु एग्जाम हमारा जो है और प्रमाणों के साथ में जो चीज है वो ऋग्वेद ही पहला है, सब मानते हैं आचार्यगण, ठीक है? ऋग्वेद, ऋग के बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद। कहते शुरुआत में ये 3 ही थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? वेद त्रयी यूज किया गया इनके लिए, त्रयी। फिर कहते चतुर्थ वेद और आया, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, या प्राचीन पुस्तक बोलते होते हैं, है ना? क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, यह कहा है कि सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो ऋग्वेद, ठीक है? ओके, या ऋक संहिता नाम से बोलते हैं। वेद कैसे थे? पहले संहिता आई, फिर उन पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, ठीक है? जो जंगलों में बैठ करके लिखे जाते हैं उनको आरण्य, अरण्य जंगलों को कहते हैं, अरण्य के अंदर जो बैठ करके लिखा गया आरण्य ग्रंथ, ठीक है? और फिर उपनिषद, उनका सार, ठीक है? ऐसा पूछ सकते हैं, तो याद रख लेंगे। नाम शबाना, शबाना, ऐसे नाम शबाना करके मूवी आई थी ना एक, जानवी साहू में, तो उसे से संहिता, बै से ब्राह्मण, और बै के आगे आ लगा, आ से आरण्यक, और उपनिषद, न से उपनिषद, ये ग्रंथ हो जाएंगे। तो अपने ये चारों ग्रंथ हो जाएंगे सर, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे करें नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? ठीक है, ये सिंपल है, सब बच्चे बच्चे को पता है, बौद्ध दर्शन से है, बौद्ध दर्शन से है, क्लियर। क्या नाम है पूरा? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा। गौतम मुनि भी है सर, वो किस दर्शन से है? गौतम मुनि भी तो है ना, गौतम मुनि। कल को प्रश्न कंबाइन कर लेंगे, गौतम शब्द का संबंध बताओ किस किस दर्शन से है, तो गौतम एक महात्मा बुद्ध वाला दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन, और एक मुनि के रूप में न्याय दर्शन समझता, वो एक अलग है, आस्तिक दर्शन है। ये महर्षि
महात्मा बुद्ध जो है यानी कि गौतम मुनि जो है, गौतम बुद्ध वो कौन से दर्शन से है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन कैसा है? नास्तिक दर्शन। नास्तिक क्यों है? वेदों पर शंका, सवाल, या फिर ये समझ लो कि वेदों की सारी बातें एज इट इज नहीं मानी, इसीलिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग कैसे है? कहते हैं चार आर्य सत्य हैं, चार आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। दुख निरोध के मार्ग के अंतर्गत 8 अंक इन्होंने मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग हो गए हमारे। अष्टांगिक मार्ग तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ गए सर, है ना। 8 अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ गए, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ गए। क्लियर है रश्मि बातें मैम? आठों के आठों ये ध्यान रखना है अपने को। अब महर्षि महात्मा बुद्ध है, गौतम है, इनके कोई सिद्धांत है क्या? सिद्धांतों की बात करें, क्या क्या ये सिद्धांत देते हैं? एक तो दुखवाद की कल्पना करते हैं, दुखवाद, आर्य सत्य वाला कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, आर्य सत्य वाला। और त्रिरत्न में बांट देते हैं इनको, प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील समाधि में बांट देते हैं। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि के रूप में बांधते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं फिर? ये त्रिरत्न बोलते हैं, अपने दर्शन में त्रिरत्न यूज करते होते हैं। त्रिरत्न कैसे कहते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों को। सबसे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक सब क्या आगे लगा? दृष्टि, संकल्प, इन दो को इन्होंने कहा प्रज्ञा, ठीक है, दृष्टि संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका और व्यायाम, इनको बोला इन्होंने शील। और समाधि के अंतर्गत स्मृति और समाधि, ये इन दो को इन्होंने समाधि कह दिया। ऐसे इन्होंने त्रिरत्न कहे। हालांकि जैनिज्म में भी त्रिरत्न है, इनके त्रिरत्न में क्या है? बौद्धों के त्रिरत्न में प्रज्ञा, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों में से 2 पहले ऊपर आ गए, 2 नीचे आ गए, 4 8 4 हो गए, और शील में 4 आ गए। ऐसे इन्होंने बांटा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब अगर हम बात करें इसमें और कोई दर्शन, इनका सिद्धांत कोई और हो सर? क्षणिकवाद एक इनका सिद्धांत है इसी दर्शन का, क्षणिकवाद, या उसको बोलते हैं क्षण भंगुर वाद, क्षण भंगुरवाद, की एक क्षण में ही कोई चीज खत्म हो जाए, ऐसा भी ये नाम देते होते हैं, ठीक है जी। डन हो गई बात। आगे बात करते हैं। इनके पास में तीन पिटारियां हैं, त्रिपिटक भी है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में बताओ क्या क्या है? 3 पिटकों में क्या क्या है? सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 इनके पिटक हो गए, त्रिपिटक की इनकी बात हो गई। अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा बुद्ध। कपिल मुनि कौन सा दर्शन देते हैं? सांख्य, सांख्य दर्शन, 3 दुखों से छुटकारा दिलाने की बात करते होते हैं। पतंजलि योग दर्शन। वशिष्ठ ऋषि का कोई दर्शन है? दर्शन कोई भी नहीं है। वशिष्ठ संहिता है या योग वासिष्ठ है? अच्छा, योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है। योग वासिष्ठ को किसने लिखा? भगवान राम जी ने लिखा था क्या? योग वासिष्ठ को किसने लिखा? योग वासिष्ठ को बहुत ही बढ़िया मृणालिनी मैम। जब कुछ भी नहीं पता तो वेद व्यास जी तो हर जगह आ ही जाते हैं, ऐसा ही है ना, लगता है, ठीक है। तो ध्यान दे लो अच्छे से। ऋचा आर्य मैम कह रहे हैं सर मेरा जेआरएफ क्यों नहीं होता? ऋचा आर्य मैम इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपको ये नहीं पता कि योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। वाल्मीकि जी स्वयं है, वाल्मीकि जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने रामायण की रचना कर दी। क्या कहा? रामायण की रचना कर दी। रामायण, रामायण में कहते 24,000 श्लोक है, और अब इसकी रचना कर रहा हूं योग वासिष्ठ की, जिसमें महर्षि वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच का संवाद चल रहा है, चर्चा करेंगे। इसमें कहते हैं मेरे से क्या हो गया, 32,000 श्लोक हो गए। कहते ये तो उससे भी बड़ी रामायण होगी, उससे भी बड़ी होगी, इसका मतलब ये तो महारामायण होगी। क्या नाम दिया इसको? महारामायण, ठीक है। योग वासिष्ठ को, योग वासिष्ठ नाम से सबको है ना कंफ्यूजन होता है, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज पचा नहीं पाते लोग कि महर्षि योग वासिष्ठ है, नाम वासिष्ठ है और लिखा वाल्मीकि जी ने। एडजस्ट नहीं होती ना बहुत सारे लोगों को, ये बात दिमाग में ऐसे कल्पना नहीं होती। तो प्लीज फोकस करें ना, वशिष्ठ ऋषि का नाम जरूर है परंतु वाल्मीकि जी ने लिखी है ये बुक। योगी बप्पा विश्वास जी कंफर्म कर लेना अच्छे से दिमाग में, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे वहां जाके। और वशिष्ठ संहिता वशिष्ठ जी की रचना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलें हम, इस प्रश्न का उत्तर 2 हो गया। आगे चलते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के 3 घटक, 3 ही पूछा है, तो कौन से हैं? सांख्य शास्त्र का कहना। अब कोई कहता है मन बुद्धि अहंकार भी तो है सर,
17 स्तंभ भी है, वाक्य भी है। तो इसका मतलब क्या है, यहां जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें हैं। प्रकृति जो होती है त्रिगुणात्मक होती है, त्रिगुणात्मक, ठीक है। इसमें सत, रज और तम तीन चीजें होती है। 17 स्तंभ तीन त्रिगुण होते हैं। ये तीनों के तीनों गुण ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, जिनसे कहते सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परंतु जब तक प्रकृति तो उसमें साम्य अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में। प्रकृति संख्या में एक है, पुरुष कहते अनेक है, और त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत है। परंतु वो चेतन है, फिर भी कहते निष्क्रिय है। तो एक्टिव कौन है, सक्रिय है कहते प्रकृति। क्यों है, क्योंकि उसके पास में रजोगुण है। इसीलिए प्रकृति जो है भोग एंड अपवर्ग प्रदान करवाएगी, प्रदान करवाएगी। करना कार्य किसका हो गया, क्योंकि सक्रिय है जो वही काम करेगा, प्रकृति करवाएगी, ना कि पुरुष। याद रखना, पुरुष के लिए करवाती होती है उपलब्ध, ऐसा। तो 17 स्तंभ किसके, प्रकृति के तीनों घटक हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष कहलाते हैं, त्रिदोष। मन बुद्धि अहंकार ये क्या होते हैं, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के आगे होने वाले कारक है जो सृष्टि के रूप में पैदा होंगे। इन तीनों को हम अंतःकरण के रूप में भी जानते हैं, अंतःकरण के रूप में बोलते थे, अंतःकरण के रूप में, ठीक है। अंतःकरण सांख्य दर्शन में बाह्यकरण और अंतःकरण है। कर्ण कितने वहां पर, त्रयोदश कर्ण, त्रयोदश 13 कर्ण है। 13 करणों में से 3 तो अंतःकरणों के मन बुद्धि अहंकार, और 10 जो है आपके बाह्यकरण है। बताइए बाह्यकरण कौन से हैं 10 बाह्यकरण कौन से हैं। चंद्रकांता चुलेट मैम, अभी तक नहीं पता क्या आपको बाह्यकरण कौन से हैं। चंद्रशेखर साहब, बाह्यकरण बाहर जो काम करते हैं, बाहर 5 ज्ञान इंद्रियां होगी, 5 कर्म इंद्रियां होगी, ये बाहर की तरफ ही काम में लगे रहते होते, इसलिए इनको बोल दिया सर हमने, ठीक है। ओके, डन हो गई बात। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण कौन से हैं, प्रमाण। महर्षि पतंजलि, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, ए बी और डी, ठीक है, ये राइट है और बाकी सारे गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बी ए डी, एक तरह से सीक्वेंस मांगी इन्होंने, ठीक है। वैसे आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा, ज्ञान योग के साधन कौन से हैं, ज्ञान योग से पूछ लिया। ज्ञान योग के 2 अंग होते हैं, कौन से होते हैं, एक बहिरंग होता है, एक अंतरंग होता है। बहिरंग में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व होता है। अंतरंग में क्या होता है, अंदर वाले अंगों में श्रवण, कीर्तन, मनन, निधिध्यासन, ये 4 होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं सही लिख रहा हूं ना प्रीति दानोपिया में, मैं गलत तो नहीं बताता आपको कुछ भी। डॉक्टर प्रीति दानोपिया मैम, आपकी जिम्मेदारी अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो मैं, ठीक है, बता देना मुझे। ओके, तो कीर्तन नहीं है सर, है ना, कीर्तन नहीं है। कीर्तन फिर किसका अंग है, कीर्तन आ जाए तो फिर वो किसका अंग है बताओ, कीर्तन किसका अंग है। कीर्तन नवदा भक्ति में चला जाता है। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन 3 ही है यहां पर, याद रख लेना, ठीक है, अलर्ट रहना पूरा। तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति, विवेक क्या होता है, नित्य और अनित्य वस्तु का अंतर, नित्य अनित्य में अंतर। वैराग्य क्या होता है सर, राग रहित, यही मुत्रार्थ भोग वैराग। षट संपत्ति में 6 चीजें आती है, कौन कौन सी होती है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें आती होती है, ठीक है। ये होते हैं सर ज्ञान योग के अंग पूछे हैं। तो कीर्तन नहीं है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, 3 है। कीर्तन सर भक्ति में चला जाता होता है। ओके, तो 2 3 4 जहां भी है वो राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है बिल्कुल राइट है। आगे चलें, अब इसमें और नोट करो,
ज्ञान योग के विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष, ये चारों ज्ञान योग से संबंधित है। इन चारों को हम क्या बोलते होते हैं? इन चारों को, चार होने से साधन चतुष्टय बोलते होते हैं, चतुष्टय। ठीक है, साधन चतुष्टय। इनका प्रयोग एक दर्शन करता है, कौन सा? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में एक आचार्य है, कौन है? आचार्य शंकर, यानी शंकराचार्य जी। ठीक है, किसके समर्थक है? अद्वैत के समर्थक है। ठीक है, ज्ञान योग से। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। ठीक है क्या? बिल्कुल है सर, योग का अंतिम उद्देश्य तो ये है ना, छुटकारा। और मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, छूटना। किससे? दुखों से। कहते हैं दुख है ना, कभी सुख कभी दुख, ऐसा है, तो कहते हैं इस दुखों से छूटना है। योग के 8 अंग हैं, उनका कहते हैं निरंतर अभ्यास करोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उनसे कितना भी कर लोगे तो आपका नियंत्रण नहीं होगा मन पर और शरीर पर। ऐसा पॉसिबल है क्या? यम, केवल यम का अगर पालन कर लिया जाए तो माइंड कितना कंट्रोल में आ जाता है। 8 अंगों का कर लिया तो कहते समाधि से मुक्ति होती है, वो तो पक्का ही है। तो कहते सहायता नहीं करता ये, जिससे कहते परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं कह दिया तो गड़बड़ है सर, है ना, इसलिए ये गलत है। ए सही है बात है, आर बिल्कुल गलत है सर, आर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर क्या कहोगे? 3 कहोगे। क्यों कहा? क्योंकि नहीं आ गया ना, नहीं ने बात पलट दी, बाकी सब सही था। संघमित्रा सारंगी में आपको नहीं पता है क्या कुछ भी, या नहीं नहीं दिखता आपको? ठीक है, ये देखो 8 अंगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है समाधि। अब मुझे बताओ ये 8 अंग किस किस ग्रंथ में आपको देखने को मिलते हैं? कौन कौन सी ग्रंथ है? 8 अंग जहां पर मिल जाए अष्टांग योग के रूप में। ठीक है, अष्टांग योग में 8 अंग कौन से हैं सर? महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, सबको पता है, इसकी कोई बात नहीं है। नया बताओ? वशिष्ठ संहिता है सर। ओके, इसकी भी कोई बात नहीं है। नया बताओ सर? एक वशिष्ठ संहिता। कोई और ग्रंथ है क्या? जल्दी बताओ, किसी ग्रंथ में मिलता है तो आपको। तैत्रीय उपनिषद, बहुत ही बढ़िया रंजना शर्मा मैम, आपने जो तैत्रीय पढ़ा है ना, आपके घर पर छपाई हुई है, उसमें तो मिलेगा पक्का। ठीक है, बाकी गीता प्रेस वाले तैत्रीय उपनिषद में तो नहीं है जहां तक मुझे पता है, तो त्रिशिखी में मिलेगा। ठीक है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। और किसमें है सर? योग तत्व में कैसे है तो सर वहां 8 अंगों का नाम आता है, वहां 4 योग है, मंत्र हठराज, उसमें हठ योग के अंतर्गत आता है। हठ योग के अंतर्गत 8 अंग बताए गए हैं, उसमें आता है ना, उसमें बताया इसको, उस रूप में। ये अष्टांग योग कहां का शब्द मिला? एक हठ रत्नावली है, उसमें हठ योग का ग्रंथ है, उसमें अष्टांग योग शब्द मिलता है। अष्टांग योग शब्द टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा तो एग्जाम में बना लेगा कि अष्टांग योग शब्द किसमें मिलता है, तो हठ रत्नावली में वर्ड आता है ये। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शन दिए हैं, इन दर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करना है कौन किसका देता है। दर्शन कहते हैं 2 भागों में बांटते हैं आप, आस्तिक होता है, नास्तिक होता है। आस्तिक में 6 है, नास्तिक में 3 है। 6 होने के कारण इनको षड दर्शन कहा। षड दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, मीमांसा और वेदांत है। ठीक है, इनके लिखने वाले, इनके सूत्र आदि को लिखने वाले हम क्यों क्या जा रहे हैं? न्याय के गौतम मुनि है, वैशेषिक के कणाद, सांख्य के कपिल मुनि, योग से महर्षि पतंजलि, मीमांसा से जैमिनी, आचार्य जैमिनी, वेदांत में ब्रह्मसूत्र लिखने वाले हैं वादरायण व्यास बोलते हैं उनको, वादरायण। 3 नास्तिक में चारवाक जो है नास्तिक शिरोमणि है। जैन जो है उनके तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ। कौन से थे तीर्थंकर, कितने नंबर पर थे? ऋषभ देव जी कौन से नंबर पर थे? महावीर स्वामी कौन से नंबर पर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी प्रथम थे। पार्श्वनाथ जी का नाम सुना है किसी ने? वो किस नंबर पर आते हैं पार्श्वनाथ जी? बौद्ध दर्शन में गौतम मुनि, पार्श्वनाथ जी 23 है ना, 23वें नंबर। उनका ही नाम काफी, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ओके, तीर्थंकर होते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद ऋषि। ठीक है, न्याय दर्शन में कौन है? न्याय में गौतम मुनि। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें यहां पर तो कपिल मुनि, और सांख्य कपिल मुनि सांख्य में। ठीक है, मीमांसा के
जेमिनी हो जाएंगे बेचारे, जेमिनी। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, तीसरे का डी, ए की जगह पर ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद।